हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड चेस्ट टीबी स्पेशलिस्ट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की टीबी की, यानी कि जो हमारी यूरिन करने वाली जगह होती है या फिर हमारे जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं या हमारा यूट्रस होता है जिस जो बच्चेदानी बोलते हैं या ओवरी होती है जिसे अंडाशय बोलते हैं, उसकी टीबी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे पास लगातार ऐसे कपल्स आते हैं जिनके 1 साल तक 2 साल तक बच्चे नहीं होते और गायनेकोलॉजिस्ट उनको मेरे पास रेफ़र करती हैं ये पता लगाने के लिए कि कहीं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की टीबी तो नहीं है कि इसी वजह से पेशेंट इनफर्टाइल हो। तो पहली बात ये है कि इनफर्टिलिटी तभी बोलते हैं कि अगर 1 साल तक किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी भी कपल के और वो रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहे हैं तो हम उसको इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखते हैं। तो जो ऐसे जो फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और उनको बचपन में टीबी हुई थी एक बार, तो वो जो बैक्टीरिया का जो फोकस होता है जो लंग्स में बनता है गोन फोकस, हो सकता है कि वो वहाँ से बैक्टीरिया उसी समय ट्रांसमिट हो गया हो फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में, क्योंकि जो ओवरी से ओवा को ले जाता है यूट्रस तक वो होती है फेलोपियन ट्यूब, जो कि बच्चे होने में बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक ओवा जो है ओवरी से निकल करके यूट्रस तक नहीं जाएगा तब तक जो बच्चे का जो तैयार होता है, जो स्पर्म से ओवा को मिल करके जो जाइगोट तैयार होता है वो नहीं बन पाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब की एक अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है कि उसकी पेटेंसी नॉर्मल हो, उसकी मूवमेंट नॉर्मल हो, उसके सीलिया ठीक से काम कर रहे हों और जो ओवा है उसका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्मूथली हो रहा हो। तो ये बहुत फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं टीबी जो है वो डैमेज करती है, क्योंकि टीबी का काम है डैमेज करना। अब अगर आपने ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर लिया तो वो डैमेज रुक जाता है, अदरवाइज़ वो चीज़ डैमेज रह जाती है और ये इनफर्टिलिटी का रूप ले लेती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट की टीबी हो जाती है या फिर जो यूरेथ्रा होती है, जो यूरिन का पाइप होता है, उसकी टीबी होती है। तो जो इस तरीके की टीबी होती है उसमें पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे यूरिन में जलन हो रही है या फिर उनको पेन हो रहा है पेनिस में या फिर उनका डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ से, और इस तरीके के यूरिनरी सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं। और फीमेल्स में मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा यूरिनरी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है या पेन हो रहा है वेजाइनल एरिया में, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो इसको डायग्नोस करने के 2 तरीके हैं। या तो हम यूरिन का सैंपल ले लें, अगर यूरिनरी टीबी है तो यूरिन का सैंपल लेकर के उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया होता है उसका जांच कर लें। अगर वो बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है तो वो 100% डायग्नोस्टिक होता है कि पेशेंट को यूरिनरी टीबी है। अब अगर जेनेटल टीबी की हम बात करें तो जेनेटल टीबी के लिए कुछ ना कुछ गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट और करती हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी करती हैं, तो पेशेंट के यूट्रस से सैंपल लिए जाते हैं, ओवरी से सैंपल लिए जाते हैं, जो मटेरियल होता है डिस्चार्ज होता है वो लिया जाता है और उसमें भी हम वही सेम टेस्ट करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई का टेस्ट करते हैं। या फिर एक फर्दर एडवांस टेस्ट आया है जिसे हम जीन एक्सपर्ट बोलते हैं, जिसकी सेंसिटिविटी स्पेसिटिविटी बहुत हाई है टीबी को डायग्नोस करने में। तो या तो हम वो टेस्ट कर लेते हैं और अगर उस टेस्ट में पॉजिटिव आ जाती है टीबी तो वेल एंड गुड, टीबी की मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में टीबी इन चीज़ों से डायग्नोस नहीं हो पाती, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे पास रेफ़र करती हैं पेशेंट को कि आप देखिए पेशेंट को टीबी की मेडिसिन शुरू करनी है या नहीं करनी है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जो टीबी के अदर टेस्ट होते हैं वो भी पेशेंट के तब तक हो चुके होते हैं, जैसे कि मोंटुक्स टेस्ट होता है, ESR टेस्ट होता है, या फिर एक टेस्ट और होता है क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड। मैं इस टेस्ट की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन किसी टीबी में मैंने इस टेस्ट की बात करी है क्योंकि WHO कहता है कि ये जो क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट है ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, आप इसको नहीं कराइए। चूँकि इंडिया में सिनेरियो अलग है, इंडिया में टीबी इतनी ज़्यादा कॉमन है और हर ऑर्गन की टीबी इतनी कॉमन है
कि ना चाहते हुए भी अगर पेशेंट को कोई बीमारी है, सिम्टम है, ठीक नहीं हो रही है, तो बार बार ध्यान हमारा टीबी की तरफ जाता है। और टीबी डायग्नोस करने के लिए हम वही टेस्ट कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल टेस्ट में टीबी नहीं आ रही है तो फिर हम भी क्या करेंगे, हम भी टीबी गोल्ड लिखेंगे, हम भी ESR लिखेंगे, मोंटुक्स लिखेंगे कि शायद 3-4 चीज़ों में टीबी आ जाए, पेशेंट को सिम्टम है तो हम टीबी की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, कहानी यहाँ तक भी नहीं रुकती। कभी कभी इन सारी जांचों में भी टीबी नहीं आती और पेशेंट की इनफर्टिलिटी 4 साल, 5 साल, 6 साल तक इनफर्टिलिटी कंटिन्यू रहती है। तो इंडिया में एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी इनफर्टाइल वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट के पास या हमारे पास आती है तो हम उसको इरेस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट क्या हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एम्पेरिकल बेसिस पे, एम्पेरिकल होता है अंदाजे के बेसिस पे, टीबी की दवाइयाँ उठा करके पेशेंट को दे देते हैं, आप जी इनको खाओ। अब पेशेंट जो है और उनके जो हस्बैंड हैं और उनकी जो फैमिली है वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपने घर में अपने इन-लॉज को मैं बताऊं या ना बताऊं। अब डॉक्टर ने तो टीबी की दवाई दे दी, इसका मतलब मुझे टीबी है। अब मैं अपने इन-लॉज को बताऊंगी तो बोलेंगे कि पहले आपने छुपाया क्यों था शादी से पहले। तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो ये सारी क्वेरीज होती हैं पेशेंट की, ये सारी जो घर की चीज़ें होती हैं, ये सब डॉक्टर के पास आती हैं। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि देखिए अभी किसी भी टेस्ट में टीबी नहीं मिल रही है, इनफर्टिलिटी आपकी दूर नहीं हो रही है, तो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो है टीबी। और टीबी अगर एक बार हो जाए बचपन में, कभी पता भी चलता है कभी नहीं भी पता चलता, तो बहुत कॉमन है फीमेल्स में कि वो जेनेटल ऑर्गन्स तक टीबी पहुंच जाती है और वहाँ पे डैमेज करने की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो हम टीबी की दवाई दे देते हैं। और होता क्या है कि अब वो दवाइयों से पेशेंट की प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मान लो टीबी थी, वो आपने दवाई दे दी, प्रेगनेंसी हो गई तो वेल एंड गुड, लेकिन कहानी वहीं तक भी नहीं रुकती। पेशेंट 6 महीने 8 महीने दवाई लेते हैं, फिर कहते हैं कि अभी तक भी इशू नहीं हुआ, डॉक्टर साहब आपने बोला था कि दवाई ले लो हो जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं हो रहे हैं, अब हम क्या करें। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को 2 ऑप्शन होते हैं, या तो टीबी की दवाई देने से पहले ही या तो IVF का ऑप्शन और IUI का ऑप्शन, या तो पहले ही दे दिया जाए या फिर उसको एक ट्रायल बेसिस पे टीबी की दवाइयाँ शुरू करी जाती हैं। तो वो दवाइयाँ गायनेकोलॉजिस्ट अगर उनको लगता है कि इससे भी पेशेंट कंसीव नहीं कर रही है तो या तो उनको बंद करके IVF और IUI का ऑप्शन देते हैं या फिर उन दवाइयों को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये सारा डिसीज़न होता है गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन जो होती हैं उनका डिसीज़न होता है। वो हमारे पास सेकंड ओपिनियन के लिए ही केवल भेजती हैं। तो बेटर जानकारी के लिए आप उनको उनके भी कांटेक्ट में रहना है। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास लगातार ऐसे कपल्स आते रहते हैं जो ये प्रॉब्लम फील करते हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इतनी देर उनसे डिटेल में बैठ के बात कर सकूं। तो उनके बिहाफ पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि कोई भी इस चीज़ को देख सके, और जो हमारा सोशल स्टिग्मा की तरह भी लेते हैं टीबी को, ऐसा ना लीजिए। और एक तरीके के मैसेज के तौर पे आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस वीडियो को आप समझें और बात की गहराई तक जा कर के इसको फील करने की कोशिश करें। तो आई होप फ्रेंड, मैंने आज ये वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। मैं अपनी क्लिनिक पे आदर्श नगर, मेरा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ 9 AM to 9 PM। आप यहाँ आकर के आ सकते हैं और पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।